आई हूँ अपने YouTube चैनल ईमान की रोशनी में। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अमरा शाह, जो CEO हैं ग्लोबल पीस एंड हार्मनी की। ये UK बेस्ड हैं, आजकल पाकिस्तान में आई हुई हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Thank you so much for inviting me on your channel. Really, so honored. थैंक यू सो मच, आप आए और आपने अपना टाइम निकाला। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रिसर्च मेरा रिसर्च होता है, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी थी एंड आई वर्क फॉर दिस सेक्टर 2 to 3 years, then I quit because I was thinking that I am not suitable for this sector. If you are not honest enough and if you are thinking that you can't deliver honestly, आप उस चीज़ के साथ अगर मैच नहीं कर रहे, आपकी मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं हो रही, तो देन यू शुड डू वेयर यू आर एंजॉइंग एंड यू कैन डिलीवर मोर। तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई। ऑलरेडी आई वाज वर्किंग फॉर द लास्ट 10 years विद डिफरेंट नेम। मैंने लंदन में भी इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और फिर अभी मैं स्पेशली पाकिस्तान आई हूँ कि मैं अपनी इस काम को आगे लेकर चलूँ। तो बेसिक मेरा जो थीम है ग्लोबल पीस एंड हार्मनी को मैनेज करने का या इसके ऊपर वर्कआउट करने का, वो ये है कि आजकल का जो टाइम जा रहा है ये ग्लोबली बड़ा फास्ट टाइम जा रहा है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे चाइल्डहुड में कंप्यूटराइज टाइम इतना मैंने नहीं देखा जितना फास्ट दौर आया हुआ है। तो इसके प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिविटी है। हमारी यूथ हम एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया अपने सामने खोल लेते हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, पर अगर टू मच नॉलेज बहुत पहले मिल जाए तो वो डिज़ास्टर भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए चेक एंड बैलेंस अगर लगाया जाए तो हम उसको एक चैनलाइज करके उसको एक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि आप इस तरफ आई कैसे? मेरे फादर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत उन्होंने काम किया। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने बहुत डिलीवर किया, औरतों के लिए काम किया, मेडिसिन में किया, कम्युनिटी में किया, इंटरनेशनल लेवल पे किया। तो वो मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशनल फोर्स थी। दूसरा ये था कि वो सूफी साइड पे इस तरह थे कि वो घर में अपनी महफिलें लगाया करते थे, मसले लोगों के हल करते थे। मेरी मदर भी उनके साथ थी, डिस्कशन करते थे। कव्वाली की महफिल हो रही है, लोग आ रहे हैं, हमारे घर एक हजूम रहता था। तो उसमें ये होता था कि हम एंजॉय भी कर रहे होते थे, सोशलाइज भी करते थे। वी लर्न फ्रॉम पीपल। अब मुझे ये बताएं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएं। ऑर्गेनाइजेशन हमारी यूके में भी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में भी ग्लोबल पीस एंड हार्मनी के नाम से। आजकल की दुनिया हाईटेक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। मेन जो इशू है वो हमारे यहाँ इनटॉलरेंस है, हमारे अंदर सब्र जो है ना, जिसको कहते हैं, वो बहुत कम आ गया। चाहे वो फैमिली सेक्टर है, चाहे हम दोस्ती में है, चाहे नेबरहुड है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर, बर्दाश्त की कमी, चाहे हमारे बॉर्डर्स हैं, इसको ग्लोबली ले लें तो फार्मूला सारा एक ही है। तो मैं एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे सिर्फ पीस की, मोहब्बत की, अमन की बात हो। और पीस और अमन और मोहब्बत की बात कोई भी कर सकता है। तो उसकी उसकी वर्किंग ये थी कि उसके कोई रोल मॉडल जो मेरे पास थे वो सूफिया, औलिया, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम इस चीज़ को जो है ना ग्लोबली पोर्ट्रे करें कि हमारे जो रिच कल्चर है पाकिस्तान का और सब कॉन्टिनेंट का भी मैं कहूँगी सारा, तो इसके जो प्लस पॉइंट है उसको हम अपनी यूथ में हाईलाइट करें। ठीक है, और वो उन्होंने कैसे डिलीवर किया, उन्होंने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में रह के, अपनी मुखालफत के अंदर रह के अपनी स्ट्रगल को कैसे किया, पोजीशन को कैसे मैनेज किया, सोसाइटी को डिलीवर कैसे किया, नापसंदीदगी को कैसे, मतलब यही इंटॉलरेंस होती है ना, कि मैं अपनी ज़ात की नफी करके किसी के लिए कुछ कर। तो इस चीज़ की जो थी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे घरों में भी कमी है, हमारे इदारों में भी कमी है, हमारी सोसाइटी में भी कमी है, फिर हमारी लीडरशिप में ये आ जाती है। बिल्कुल, ये पूरी एक चेन है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रही थी कि हम इस चीज़ को करें और हम अपने औलिया का जो जिक्र है वो हम मॉडरेट तरीके से अपनी यूथ में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे मुतारिफ करवाएं। आप मुझे ये बताएं कि यूथ को इसमें कैसे इंगेज कर सकते हैं? पाकिस्तान लकीली एक ऐसी कंट्री
90% से ज़्यादा यूथ है। आप जापान में अगर स्टडी करें वहाँ पे 80 और 90 ईयर्स से अबव जो है ना ओल्ड एज लोग हैं, और वो स्टेट उनको अपने ऊपर बर्डन समझ रही है। वहाँ पे यूथ जो है कम है। वजह क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फैमिली लाइफ नहीं बन रही, वहाँ पे लोग मैरिजेस से डिनाई कर रहे हैं, इकोनॉमिकल बर्डन की वजह से ना पे लोग फैमिली अपनी एक्सटेंड नहीं कर रहे। तो इसकी अगर आप इसको साइंटिफिकली देख लें कि ये नेचर से अगेंस्ट रहने के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। अब उनको अपनी लेबर के लिए बाहर से लोग बुलवाने पड़ रहे हैं। तो अगर हम नेचर के साथ बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है ना, तो हमारा फैमिली सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ नेचर के साथ तो चला जा रहा है, पर वो जो रिसोर्स है हमारा, हमारे फैमिली सेक्टर बहुत बड़ा है, एक एक फैमिली में 10-10 बच्चे भी हैं, 8-8 भी हैं, ठीक है। उसको उस रिसोर्स को चैनलाइज नहीं किया जा रहा। उसके लिए हम ये कर रहे हैं, हम यूथ को एंगेज कर रहे हैं। हमने अभी PNCM में एक ड्रामा किया इशफाक अहमद का, अब हम उसकी डबिंग करके इंग्लिश में कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कल्चर आ गई, हमारी लैंग्वेज भी अब पीछे चली गई। ऐसा ही तो वो हमने किया था, वो एक एथिकल ड्रामा था, ठीक है, कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स किस तरह थे, और उसको वो हमने बुले शाह के उसे लिया था। वो बहुत पहले इशफाक अहमद ने उसको स्टेज किया था, पर वो रुक गया था, आगे गया नहीं था। तो हमने वहाँ से एक अपनी स्टोरी लाइन ली थी और उसको किया था। वो सारा हमारा वहाँ पे वही क्लास थी, बच्चे थे, उन्होंने बड़े शौक से देखा। मोर देन 200 का क्राउड था। तो अभी हम वही एक परफॉर्म कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं। इसके बाद हमने अप्रूवल लिया है, हम नॉर्वे में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे लिए वहाँ करना थोड़ा सा आसान है। हमने इसी मॉडल पे लंदन में भी हमारी बात चल रही है कि हम वहाँ पे बड़ा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, कल्चर को और स्टेज ड्रामा को। बड़ी ये है कि एक एक्टिविटी अच्छी समझी जाती है, वीकेंड पे लोग जाते हैं, ओपन स्टेज और चीज़ें सारा। तो हम इस मीडिया को भी, टूल को भी यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे पसंद करते हैं ना वीकेंड पे जाएं। अगर वो जा रहे हैं तो हम उनको एक प्रोडक्ट नया दें, कि सूफी का मतलब ये नहीं है कि आपने तैयार नहीं होना, आपने अच्छे नहीं लगना, यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट गो आउट, यू कांट हैंग आउट, आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं है। मैं ये मिथ तोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, आप मुझे पीस के हवाले से बताएं। अच्छा, पीस इतना डाइवर्स और इतना ये वास्ट किस्म का टॉपिक है ना कि इसको एक 2 लाइनर में डिस्क्राइब करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक ग्लोबल पीस है, एक कम्युनिटी का पीस है, एक डोमेस्टिक पीस है, एक मेरा पर्सनल पीस है। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए एक जो पर्सनल पीस है, जो मेरी ज़ात का पीस है, जो मेरा इनर पीस है, जो मेरा स्पिरिचुअल पीस है, जो मेरा इमोशनल पीस है। अगर मैं अपने अंदर पीस जमा करूँगी, मेरे पास जो होगा मैं वही डिलीवर करूँगी, ठीक है ना। तो मेरी अगर ज़ात ही बेचैन है, या मेरे अपने अंदर नेगेटिविटी है, या मैं दूसरों के बारे में सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मटेरियल ग्राउंड के ऊपर मैं अपना टाइम, अपनी इकोनॉमी कुछ डिलीवर करने में मैं माइजर हूँ, तो हाउ कैन आई गिव दिस मैसेज, ठीक है ना। तो डिप्रेशन देखिए तब होता है जब हम अपनी ज़ात में मगन हो जाते हैं, और हम कंजूस हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो हम डिप्रेस रहते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन है, अगर आप पीसफुल और खुश रहना चाहते हैं, तो मैं बड़ी छोटी छोटी जो हमें बचपन से बातें पता है मैं वो बता रही हूँ। अगर खुश रहना है, डिप्रेस नहीं रहना, तो झूठ बोलना छोड़ दें। हम झूठ बोलना अगर छोड़ देंगे ना, तो आधी डिप्रेशन तो यही खत्म हो जाएगी। तो मुझे कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, मैं बड़ी पीसफुल हो जाऊंगी। दुनिया बन चुकी है ग्लोबल स्टेज, हमने हर किसी को एक्सेप्ट करना है। अगर हम बाहर रह रहे हैं तो हमने अपनी नेबरहुड, हमने अपने आप को उस कल्चर के अंदर मिक्स करना है। इट मीन्स कि हमारा दिल बड़ा है, हम फैसिलिटीज को तो एंजॉय करते हैं, टेक्नोलॉजी को तो एंजॉय कर रहे हैं, आईफोन को तो एंजॉय कर रही हूँ, मैं ऑडी चला के तो बहुत खुश हूँ, मैं AC में बैठ के बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। मैं बड़ा हाई टेक अपना इन्वायरमेंट एंजॉय कर रही हूँ। पर जब बात आती है तो मैं अपनी रिजिडिटी, मैं अपनी जो माइंड की वो जो क्लोजनेस है, मुझे उसमें से निकलना पड़ेगा, तब मुझे मेरा ओपोनेंट एक्सेप्ट करेगा। अब मुझे ये बताएं कि आप कैसे सूफिया कराम का जो पैगाम है वो कैसे आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। सूफिया कराम का पैगाम, देखिए मैं बहुत से सूफिया को स्टडी किया, ये तो नेवर एंडिंग स्टडी है, ये तो हम पूरी कंप्लीट कर भी नहीं सकते। बाबा बुल्ले शाह की मिसाल ले लें, वो एक ऐसे रिसर्च स्कॉलर थे कि उन्होंने इश्क के ऊपर बात की, अमन के ऊपर बात की। अगर आप उनकी पोइट्री देखें, उन्होंने मोहब्बत पे बात की, उन्होंने फ़ादानियत पे बात की, ठीक है। तो ये एक स्कॉलर ही बात कर सकता है ना, ये टॉपिक ऐसे हैं। अगर शेक्सपियर ने बात की, आई एम नॉट हियर टू कंपेयर बुल्ले शाह एंड शेक्सपियर, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि
करते हो ना अपने पेरेंट्स के सामने, अपने किसी भी बिलवड की कोई नाम नहीं होता, तो जब हम उसके सामने टूटते हैं ना, जब हम इश्क मिजाजी के सामने जब टूटते हैं ना, वहाँ से इश्क का सफर शुरू होता है, वहाँ से इश्क हकीकी का सफर शुरू होता है। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब आप टूट के असल को पाते हो ना, तो उसका जो रेजा होता है ना, फिर आपको आपका रब जोड़ना सिखा देता है। और ये जो दुनिया के जो शेर होते हैं ना, मैं आपको कैसे समझाऊँ, आई डोंट मीन कि हम दुनिया से अपने रिश्तों से मोहब्बत ना करें, मोहब्बत हमें करनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात। रिश्तों से शिर्क करते हैं आप, रिश्तों से शिर्क कैसे होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है, ये शिर्क होता है। हम उनसे मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि हम उनको आइडियलाइज करना लग जाते हैं। मैं अपनी मोहब्बत में किसी भी रिश्ते में इतना हाई पेडेस्टल पे उसको ले जाऊंगी, मेरा कोई भी रिश्ता है, तो वो बेचारा या बेचारी तो मुझे डिलीवर ही नहीं कर सकता, मैं तो उसमें अल्लाह की सिफतें ढूंढ रही हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो ही और शी और कोई मेरा रिलेशन कांट भी नौज़बिल्ला अल्लाह, तो अल्लाह के काम हमें अल्लाह को करने देने चाहिए, ठीक है। तो जब हम इश्क के मिजाजी में से मार खाते हैं ना, हम उनको वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, और वो तब होती है जब एक्सपेक्टेशंस होती है। अच्छा। हम फिर टूटते हैं, फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, कहते हैं उसने मेरी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया, भाई उसमें कैपेसिटी नहीं है, आपने उसको खुदा की सीट पे बिठा दिया है। फिर हम कहते हैं किनारा कशी होती है, हमने रिश्ते छोड़ दिए, फिर हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, फिर हम एक रिफाइन होके वापस आते हैं, उसमें फिर हम बैलेंस रखते हैं। ये दुनिया का सफर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से पूरी करो, इतना दिल ना लगाओ कि आप उसमें डूब जाओ। आप जब उसमें डूब जाते हो तो फिर आपकी ज़ात की नफी हो जाती है, और आपकी ज़ात की नफी का हक सिर्फ आपके रब को है। जब आप उसके सुपुर्द अपने आप को करोगे ना, तो आप सारे रिश्ते बहुत अच्छे निभा लेते हैं, ऐसा है ना। तो ये एक डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन एक डोज है। बुल्ले शाह की पोएट्री पंजाबी में जब आप सुनते हो, हमारी यूथ पंजाबी नहीं बोल पा रही, ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया, बहुत स्टेटस वाले लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे। मैं क्यों बोलेंगे, मैं क्यों नहीं अभी अंग्रेजी बोल रही, मुझे बोलनी आती है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात उर्दू में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। पंजाबी की जब आप बात करते हैं तो आपका फ्लेवर ही डिफरेंट हो जाता है। मैंने बुल्ले शाह को बहुत पढ़ा है, ये मेरा फेवरेट वो है। मैं रूमी की बहुत बड़ी fan हूँ, उनकी जो पोएट्री है, उनकी शायरी है, उनका मैसेज है, मैं इसको एक ऐसी ब्रांडिंग और ब्लेंड करके पेश करना चाहती हूँ, ये जो बात मैं आपको कर रही हूँ अपनी यूथ के लिए, कि वो उस चीज़ को एंटी डिप्रेसेंट उनको देना चाह रही है। बिल्कुल, मुझे भी ज़रूरत होगी, आपको भी ज़रूरत होगी, हर इंसान को साइकियाट्रिस्ट के जा रहे हैं, हम थेरेपीज ले रहे हैं, हम मतलब उस तरफ अनार्की की तरफ हम चले गए हैं। ऐसा ही। तो इस दौर में क्यों नहीं ऐसा हो रहा था, जब ये बुजुर्गाने दीन थे, तो आपने कभी नहीं सुना, आप बुक्स उठा के पढ़ के देख रहे, ना डिप्रेशन का लफ्ज था, ना एंजाइटी थी, ना सुसाइड हो रही थी, ना ड्रग्स हो रही थी, हो रहा होगा, पर लेवल उसका बहुत मिनिमाइज था, वो चीज़ें सॉल्व होती थी, वो एड्रेस होते थे, हमारे रोल मॉडल थे, स्क्रैच में पकड़ लेते थे, सेल्फिशनेस नहीं थी, अप्रोच अच्छी थी, हम अपनी ज़ात से बाहर जाके दूसरों के बच्चों के लिए भी उतना ही अच्छा सोचते थे जितना अपने के लिए। ना लिटरेचर हमने ग्लोबल पीस एंड हार्मनी के पम्फलेट के अंदर क्रिएट किया है, अप्रूव्ड किस्म का हमने उसको रिसर्च करके किया है, और नॉलेज डिलीवर करना इज़ वेरी सेंसिटिव, दैट शुड बी वेरी ऑथेंटिक, दैट शुड बी अप्रूव्ड, क्योंकि नॉलेज की वार है आजकल। ऐसा ये जो वार है ना, इसके अंदर भी मैनिपुलेशंस चल रही हैं, और ये इतना बड़ा मीडिया का थ्रेट है, आपको पता होगा कि इसके ऊपर कितनी काम हो रहा है, कि जो असल वर्जन है वो बहुत नीचे जा रहा है, मीडिया वार क्रिएट होके नया वर्जन आ रहा है। ऐसा ही। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारा इंस्टिंक्ट हुआ जो वर्जन किस्म का, जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ना, मैं उसको निकालूं। मैं बुल्ले शाह की वो शायरी अपने उस लॉट को दूं जो एम्प्टी हो गई है, ठीक है ना, मैं उनके लिए करना चाह रही हूँ। उसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमने कैंप भी लगाए, हमने सेमिनार भी किए, हमने फैशन शो भी किए, छोटे लेवल पे किए, कोई मैं इतनी बड़ी मैंने अचीवमेंट नहीं की कि मैं उसके ऊपर कोई फख्र कर सकूं, पर मेरा ऐसा ज़हन है कि मैं इस चीज़ को एक अच्छे लेवल पे कर सकूं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि कैसे सॉफ्ट इमेज हम मुल्क से बाहर जो लोग हैं उन तक अपना पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मुल्क से बाहर देखें, सबसे पहले तो मेरी ज़ात है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं किसी फोरम पे जा रही हूँ, मैं कहीं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वहाँ रह रही हूँ, मैं ऑनेस्टी से रह रही हूँ, मैं अपने टैक्स दे रही हूँ, मैं अपने जो मल्टी कल्चरल लोग हैं उनके इवेंट्स को भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं हैप्पी क्रिसमस भी कह रही हूँ,
मैं दिवाली भी मना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ईद में मुझे छुट्टी मिले, मैं रमज़ान में ये है कि मैं जॉब पे ना जाऊँ या मेरा बिजनेस चलता रहे घर बैठ के, तो जब क्रिसमस पे मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकती? सही। अगर मेरी कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है तो मैं उसके घर क्यों केक लेके ना जाऊँ? मैं दिवाली पे क्यों किसी को हैप्पी दिवाली ना कहूँ? यहाँ आके जो है ना हमारा सॉफ्ट इमेज खराब हो जाता है। अब चेंज हो रहा है, हम वहाँ पे मिक्स चीज़ें करते हैं, कम्युनिटी में हमारे मल्टी कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस मिंगल कर रही हैं, हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ को लेके जा रहे हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हम उनको उनके साथ इंटरफेथ हार्मनी का हमने मतलब बताया है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हमारे साथ भी वो कोऑपरेट करें, ठीक है, और वो करे ना करे, हमने एक अच्छाई का मैसेज एक ह्यूमन लेवल पे उनको देना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक और जो मैंने देखा है आज के दौर में, एक एंगर मैनेजमेंट, ठीक है, वो मैंने देखी है। यूथ बहुत बड़ा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसको हमने चैनलाइज करना है। एंगर मैनेजमेंट ये है कि वो अपने अगेंस्ट बात सुनना नहीं पसंद करते, वो वायलेंट हो जाती हैं, तो उससे आपको पता है कि चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस चीज़ का उनको ये है कि एक ऐसी डायरेक्शन पे डालना है कि वो एक उस चीज़ को सॉफ्ट तरीके से, अपने जो मसाइल हैं उनको एक अच्छे तरीके से गिव एंड टेक करके हैंडल करें। अब इसको हमने सूफी सेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पेनिट्रेट करना है, उसका यही है कि जो हमारे यूथ हैं, ये तो फैमिली यूथ पेरेंट्स के ऊपर भी आता है कि अपने रोल मॉडल के ऊपर बात करें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ अपनी जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में से निकल के उनके साथ फ्रेंडली वे में जाएं, उनके मसाइल सुने, उनकी दोस्तियाँ चेक करें, उनके मामलात पे नज़र रखें। तो ये घर से भी तो एक चीज़ शुरू होती है ना, हम सब कुछ सोसाइटी पे, स्कूल और कॉलेज पे भी नहीं डाल सकते। तो ये एक सारी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है और ये जॉइंट सफ़र है, ये एक टीम वर्क है, तो ये हम सबको मिल के करना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। औलिया कराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत के सफ़ीर, और एक उन्होंने जिस तरह हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमें उनके औसाफ को अपनाना चाहिए। और यूथ का मेरे ख्याल में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ के बारे में उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे ये नेक बुज़ुर्ग और औलिया अल्लाह जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में हम जानें, और हमें अंदाज़ा होना चाहिए उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। बहुत अच्छा सरमाया है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अल्लाह ताला के अलावा आपका कोई भी रिश्ता नहीं होता, और रसूल अल्लाह और ये औलिया अल्लाह आपके लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। आजकल के बच्चों को डिफरेंट सुपर हीरोज़ और इस तरह के लोगों का तो अंदाज़ा है, डिफरेंट सुपर हीरोज़ का तो पता है, लेकिन इन औलिया अल्लाह जो कि रियल में सुपर हीरोज़ हैं, इनके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कैसे हम औलिया अल्लाह की ज़ात को और उनका जो सॉफ्ट इमेज है, लोगों के दिलों में उनका जो प्यार है, उसको किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं? की पर्सनैलिटी में से एक एक चीज़ भी लेके उसको हम अप्लाई करें अपने ऊपर, ये है असल कंट्रीब्यूशन। हम उनका लिटरेचर पढ़ा दें, उनकी शायरी भी हमने सुन ली, उनके लिए हमने वाह भी कर ली, हमने उनके लिए अकीदत में उनके शराइन्स पे विजिट भी कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, कहने वाला कुछ तो इम्पैक्टफुल होगा, तब तक हमारा यूथ, हमारा ग्लोबल जो ऑडियंस है, वो इस चीज़ को क्रिटिकली हमें असेस करेगा। वी हैव टू बी रेडी कि हमें अगर कोई क्रिटिकली असेस कर रहा है तो हमने उसको कैसे एड्रेस करना है, हमारे अंदर ये टॉलरेंस होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मैसेज है कि हम जो बात कह रहे हैं हम उसको अप्लाई करें, हम उसके रोल मॉडल पहले खुद बने, तो हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस हमारी औलिया की बात भी सुनेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनिक औलिया का मैसेज है और इतना नेचर के करीब है कि वो अप्लाई करके ही सुकून मिलेगा। हमारा डायरेक्ट है अल्लाह के साथ ताल्लुक, वो तो उसके ऊपर तो नो डाउट हम डायरेक्ट हैं, हमारा अल्लाह ताला हमारे शहर के भी बहुत करीब है। औलिया का रोल जो है वो हमारा रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं वो हमें उसमें आसानी पैदा कर देते हैं, तो हम उनको फॉलो भी करते हैं, उनको एडमायर भी करते हैं, और उससे हमारी ज़िंदगी में भी बरकत आती है, हमारे मामलात में भी आसानी आती है। तो इसके अंदर तो ना कोई ईगो है, ना कोई ऐसी चीज़ है, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारा अपना नुकसान है। इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। हमारे औलिया कराम ने भी यही पैगाम हम तक पहुँचाया है। अब हमारा भी फ़र्ज़ है हम
लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। जिस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इसी तरह इंसानियत की खिदमत ही हमारे लिए सब कुछ है। आप मुझे बताएं कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? इंसानियत की खिदमत को अगर डिफाइन किया जाए तो ये है कि बेसिकली हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्रूफ और जस्टिफाइड ही तभी होता है। हमें अल्लाह ताला ने किसी एक ख़ास मकसद के तहत अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात, बहुत खूबसूरत लेबल है ये, इस दुनिया में ये जो लेबल है इंसान के अलावा फरिश्तों को भी नहीं मिला, इतना खूबसूरत, लाइक अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बना के भेजा, तो उसकी जिम्मेदारियाँ जो है उसके शाया निशान ही होगी ना। तो हम तो इसका हक तभी अदा कर सकते हैं कि जब हम अपनी ज़ात से बढ़ के इंसानियत की खिदमत करें। अल्लाह ताला को हमारी इबादत एक हद तक पसंद है। इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी क्रिएट किया है, वो उनका तो काम 24 घंटे वो अल्लाह की इबादत के लिए तख्लीक किए गए हैं और वो इबादत ही कर रहे हैं। हमारा काम जो है अल्लाह के बंदों को अपनी क्रिएशन से प्यार है, हमने उनसे प्यार करना है जिनको अल्लाह से प्यार है। तो अगर हम अल्लाह की क्रिएशन से प्यार नहीं करेंगे तो हम अल्लाह के सामने कैसे जस्टिफाई हो सकती हैं कि हमने जो उसने जो हमें ओहदा दिया है हम तो उससे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इबादत एक हद तक ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप किसी का हक मारते हैं, किसी को हर्ट करते हैं तो मेरे पास ना आओ। इबादत से वो आप उसका दिल नहीं जीत सकते जब तक वो आपको फॉरगिव नहीं करेगा, आप उसके सामने सॉरी नहीं करोगे, आप उसके सामने तस्लीम नहीं करोगे। तो ये देखा जाए तो कितना बड़ा मैसेज अल्लाह ने हमें दिया है कि अगर किसी की दिल आज़ारी करके हम अगर रात को सोने का फन हमें आ गया है तो हम अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से नीचे गिर गए हैं और हम में से हर कोई ऐसा कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यही है कि ह्यूमैनिटी की खिदमत विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें करनी है और अल्लाह के बंदों की करनी है, उसको कुछ और नहीं समझना हमने। तो मैं तो यही समझती हूँ खिदमत और इंसानों से मोहब्बत और इंसानों से प्यार ही अल्लाह का मैसेज है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये था आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।